अच्छा। ओके। गाइस, हम लोगों का ये है कि हमारा टॉपिक सिलेक्ट हो चुका है ज़्यादातर ग्रुप्स का। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चनेयर भी ज़्यादा ग्रुप से बना लिए हैं। क्वेश्चनेयर से रिलेटेड मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जो कि पिछले ग्रुप्स ने भी थोड़ा थोड़ा इसमें करते हैं, कि आपने ना अपने जब स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर चूज करते हैं ना, आपने उसी वक्त ही उसकी स्कोरिंग ढूंढनी है, ठीक है। क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि जब आप लोग, कुछ लोग ये होते हैं कि डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, बाद में जब क्वेश्चन स्टैंडर्ड भी यूज किया हुआ होता है, बाद में जाके उनको रियलाइज होता है कि यार इसकी तो स्कोरिंग अवेलेबल ही नहीं है कहीं भी, फिर जो है स्कोरिंग खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। या तो आप अपने पेरेंट आर्टिकल को फुल का फुल फॉलो करें, और अगर तो आपको चेंजेस करते हैं तो फिर उसमें यही है कि आपको देखना पड़ेगा कि स्कोरिंग इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग बाद में इश्यूज अपने ज़्यादा नहीं करना चाहते क्रिएट, क्योंकि न्यू न्यू रिसर्चेज होती हैं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग होती है, पहली पहली दफ़ा हम लोग कर रहे होते हैं, बहुत हैवी डाटा की तरफ भी नहीं जा रहे होते कि कोई हमारा 500 सैंपल साइज हो। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर क्वेश्चनेयर इज गुड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चनेयर पे इंश्योर करना है कि पेरेंट आर्टिकल के करीब करीब हो, और स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर में वो चीज़ें इफेक्ट ना हो जो स्कोरिंग में इन्वॉल्व है। सो टुडे हमने मेंटली भी देख चुके हैं, क्वेश्चनेयर मेकिंग भी देख चुके हैं, हमारा मेन फोकस आज साइनॉप्सिस राइटिंग पे है। ये हमारा है सैंपल साइज का स्टफ, ठीक है। मैं एक बार साइनॉप्सिस आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ ताकि हम लोग उसको साइड बाय साइड देख लेते हैं। ओके, साइनॉप्सिस में आपने करना ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड योर टॉपिक। टॉपिक किस टाइटल जो होता है आपकी रिसर्च का, या तो बिल्कुल आप एग्जैक्टली अपने पेरेंट आर्टिकल वाला टाइटल नहीं रख सकते, उससे जो होगा क्या होगा, प्लेजरिज्म हमारे पास 100% पे चला जाएगा, वो हम नहीं चाहते कि हमारा इतना ज़्यादा प्लेजरिज्म हो। तो आपने ऐसा करना है कि आपने एक टॉपिक सोचना है जिसमें आपका ये मेंशन होना चाहिए कि वही जो सारी चीज़ें थी, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जैसे इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास SGLT2 इनहिबिटर्स, वर्ड किस पॉपुलेशन में हम चेक कर रहे हैं, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप आगे लिख भी देते हो इन होली फैमिली हॉस्पिटल, या फिर इन निश्सर और इन किंग एडवर्ड, जो भी, तो वो आप लिख सकते हो। आप प्रोस्पेक्टिव या क्रॉस सेक्शनल स्टडी सिंपल लिख देंगे। इंपॉर्टेंट चीज जो लर्न करने वाली है वो है ये मैश कीवर्ड्स। मैश कीवर्ड्स होते क्या हैं, एक सेकेंड। मैश कीवर्ड्स आप लोगों के ना इन अ वे, इंस्टाग्राम पे जब आप लोग कोई पोस्ट लगाते हैं या कहीं भी आप कोई पोस्ट लगाते हैं तो आप नीचे लिख देते हो हैश, ठीक है। दे आर दैट हैशटैग टाइप ऑफ थिंग, कि आप अगर कोई बंदा कोई रिलेटेड आर्टिकल पे काम कर रहा होगा, जैसे कोई बंदा अगर एनीमिया पे काम कर रहा है और आपने एनीमिया लिखा हुआ है नीचे, तो उसको आपका जो आपकी रिसर्च आर्टिकल है ना, वो आप उसको जल्दी मिल जाएगा, इवन इफ ही इज डूइंग अ सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑन योर टॉपिक। तो हम लोग मैश कीवर्ड ज़्यादा डाल के ढूंढते होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, कि सारी रिसर्चेज जिनमें एनीमिया है तो वो सारी हमें मिल जाए। तो ये आपने अपने कीवर्ड, मैश कीवर्ड हमेशा डालने हैं। कुछ लोग होते हैं सिंपल कीवर्ड्स भी डाल देते हैं, उनका भी आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन मैश कीवर्ड्स शो इट टू द एडिटर दैट यू नो समथिंग, ठीक है, यू नो समथिंग अबाउट रिसर्च। तो आपने यही इंप्रेशन बार बार अपने एडिटर को देना होता है कि हमें रिसर्च के बारे में पता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ टू ऐड मैश कीवर्ड्स। मैश कीवर्ड्स में मैं गई हूँ, होम आ रहा है, मैश, मैश ब्राउजर पे भी जा सकती हूँ, दोनों चल जाएंगे। अब इधर मैं आई हूँ, मैं इधर लिखती हूँ, यहाँ मैश सेलेक्ट हुआ हुआ है और मैं करती हूँ एनीमिया सर्च। एनीमिया उसने मेरे पास वर्ड दे दिया। आगे जाऊंगी मैं, तो एनीमिया का ओपन करूंगी और यहाँ से इसकी मैश की यूनिक ID उठा लूंगी, ठीक है। फिर मैं इधर लेके आऊंगी वर्ड डॉक्यूमेंट में, मैं लिखूंगी एनीमिया और आगे मैं ये डाल दूंगी। तो दिस इज माय वन कीवर्ड। इसमें आप लोगों ने सिर्फ 6 कीवर्ड्स डालने होते हैं, 6 से ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके आप लोग वर्ड्स कोई भी यूज कर सकते हो जो भी आपके टॉपिक में है, इम्पैक्ट का भी देख सकते हो, इवेल्युएट भी डाल सकते हो, एज मेन मेन चीजों को सबको कवर करना होता है आपने के, ताकि आपका रिसर्च आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा विजिबल हो टू द रिसर्चर्स। इसका फायदा ये होता है कि अभी तो आप लोगों की स्टार्टिंग स्टार्टिंग रिसर्चेज हैं, तो इंशाल्लाह जब आप लोग, कुछ लोग होते हैं ना जो ही इस रिसर्च वाली साइड पे जाते हैं, अबव 100 पब्लिकेशन और इस तरह करके, तब उनकी वहाँ कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि किसके आर्टिकल के ऊपर साइटेशंस किसकी ज़्यादा हैं। तो अगर आपका टॉपिक ऐसा होगा ना जो सबसे ज़्यादा विजिबल ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी साइटेशन ज़्यादा होने लग जाएंगी। तो आप वो फिर ये ट्राई करने लग जाते हैं कि कुछ इस तरह का कैची सा हो कि वो जल्दी विजिबल हो जाए। तो आपने ये तो टॉपिक को तो सिंपल रखना है, साइंटिफिक, इसमें ऐसे कुछ खास खास स्पेसिफिक वर्ड नहीं डालने, जैसे मैं अगर कर दूं रीडिस्कवरिंग दिस एंड दैट, मतलब दिस इज नॉट सोशल साइंसेज का आर्टिकल। मतलब जब आप लोग देखते हो ना अपने अखबारों में आर्टिकल्स आए हुए होते हैं, तो उसकी टॉपिक बहुत कैची सा होता है,
वो डिफरेंट चीज़ के लिए हैं। हम लोग साइंटिफिक आर्टिकल्स लिख रहे हैं। हमारे टाइटल्स जो होंगे एक साइंटिफिक स्टाइल में होंगे कि आपकी चीज़ें सारी क्लियर होनी चाहिए, कि आपका पता हो कि ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में है, कौन से पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च हो रही है, कहाँ हो रही है, और स्टडी डिज़ाइन कैसा है। इसको बहुत कैची होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमने कीवर्ड्स डाल दिए। कीवर्ड्स की एक और एग्जांपल आपके पास ये है कि जो वर्ड है ह्यूमंस, ठीक है, इंसानों के ऊपर, तो हम लोग ये कहेंगे कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो इसलिए जो था उन्होंने कहा था कि हमने होमोसेपियंस और ये वाली टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर दी थी। तो कीवर्ड्स आर दैट थिंग। अगर आप अमेरिका में एनीमिया एक डिफरेंट वर्ड होता है, कुछ जगहों पे वो कहेंगे लो एचबी, कुछ जगहों पे वो कहेंगे कि 12 से नीचे मार्कर जो भी चीज़ें। तो कीवर्ड जो है उनको एक स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि ये कीवर्ड जो है इस चीज़ के लिए है। स्ट्रेस को एक बंदा स्ट्रेस का आएगा, एक एंग्जाइटी का आएगा, एक डिप्रेशन का आएगा, एक आएगा मेंटल स्ट्रेस, एक आएगा फिजिकल स्ट्रेस। उन्होंने उसको एक खास वर्ड दे दिया और उसकी एक आईडी दे दी है। सो दिस इज जस्ट फॉर द जनरलाइजेशन स्टफ। ठीक है, सो आपने टाइटल, अपने कीवर्ड्स, देन आपकी आ जाती है ऑथर्स लिस्ट। ऑथर्स की मैं टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बता देती हूँ। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो है जो ऑथर्स एक्सेप्ट होते हैं ना, वो हैं टॉप 6। ठीक है, टॉप 6 से अगला जो 7th ऑथर है वो अपने आर्टिकल को लिख तो सकता है कि ये मेरा आर्टिकल है, लेकिन उसको पाकिस्तान में भी उसको इतने खास मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन ऑफ कोर्स ही कैन ऐड इट टू हिज पब्लिकेशन। इंटरनेशनली टॉप 10 ऑथर्स जो होते हैं दे आर एक्सेप्टेड। टॉप 10 और इवन वो तो टॉप 15 तक भी ले जाते हैं अगर जर्नल हैवी है और आपका आर्टिकल बहुत ज़्यादा हैवी सा लिखा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड सी हुई है। ओके, तो ये आपने ऑथर्स के बारे में देख लिया। को ऑथर, प्रिंसिपल ऑथर वो होता है जो फर्स्ट ऑथर होता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्टिकल। प्रिंसिपल ऑथर होना एक अच्छी बात होती है कि आप, इसका मतलब ये होता है कि यू आर द फर्स्ट ऑथर, यू आर लीडिंग द आर्टिकल। जब कुछ लोगों के आर्टिकल्स अराउंड 30 50 प्लस हो जाते होते हैं, तो जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर आपका कंपटीशन एक बंदे के साथ है, आपकी 50 आर्टिकल पब्लिकेशन है, उसकी भी 50 पब्लिकेशन है, तो अगर आप एक सीट के लिए लड़ रहे हैं तो क्या होगा कि वो फिर ये चेक करेंगे कि आप कितने आर्टिकल्स में प्रिंसिपल ऑथर हैं, कितने आर्टिकल्स में आप फर्स्ट ऑथर हैं। सो ये चीज़ें जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो ये चीज़ें होती हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, ये चीज़ें बहुत आगे लेवल पे आती हैं। कुछ मेरे अपने स्टूडेंट्स इस तरह के थे, कहते हैं कि आप ही, हमने उस सीनियर के साथ रिसर्च नहीं की क्योंकि वो हमें फर्स्ट ऑथरशिप नहीं दे रहा था। तो दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। अभी आप लोगों का ये, इवन मैं कहती हूँ कि पूरे 5 साल एमबीबीएस के आप लोगों को इस तरह रखने चाहिए कि वी शुड लर्न मोर एंड मोर। ठीक है, एमबीबीएस कर लें, टाइम आपके पास अब जो है, आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, हाउस जॉब हो गई है। अब जो है आप लोगों का ऑफ कोर्स कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, यू हैव टू compete इन डिफरेंट डोमेन्स। तो अब आप ये करो कि यार नहीं, मैं तब करूंगा जब मैं फर्स्ट ऑथर मुझे मिलेगी, या इतनी ऑथरशिप मिलेगी, या मैं ये करूंगा। और तब तक आपका स्ट्रॉन्ग आपकी रिसर्च स्किल्स होने चाहिए, कि आपको लेटर टू लेटर भी आना चाहिए, शॉर्ट कम्युनिकेशन आनी चाहिए, डिफरेंट स्टाइल्स आने चाहिए, क्रॉस सेक्शनल, सिस्टमेटिक रिव्यू। उससे पहले अगर आपको कोई सीनियर सिखा रहा है, आपको अपने साथ रख रहा है, कोई चीज़ सिखा देता है, दैट्स टोटली फाइन इवन इफ ही गिव्स यू ऑथरशिप ऑफ 6th। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डोंट गिव अप द अपॉर्चुनिटी टू लर्न व्हेन यू हैव द टाइम। कोरस्पॉन्डिंग ऑथर वो होता है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता ऑथरशिप पे। कोरस्पॉन्डिंग ऑथर सिंपल वो बंदा होता है जिसके साथ जर्नल जो होता है कांटेक्ट में होता है। जब आप कोई आर्टिकल सबमिट कराते हैं, कोरस्पॉन्डिंग ऑथर जो होता है वो सबमिट कराता है। कोरस्पॉन्डिंग ऑथर को ही ईमेल आती है, वही उसका रिप्लाई करता है। तो इट शुड बी दैट पर्सन हु इज a little एक्टिव इन यूजिंग द स्टफ, लैपटॉप्स एंड स्टफ वगैरह इनमें। और ये है कि प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सके, जिसको पता हो कि रिसर्च में हुआ क्या था। तो ज़्यादातर करस्पॉन्डिंग ऑथर और फर्स्ट ऑथर मोस्टली सेम लोग बन जाते होते हैं। क्योंकि जब जर्नल आपको मैसेज करता है, यार आई नीड, वी नीड अ एथिकल अप्रूवल ऑफ योर डॉक्यूमेंट, सो करस्पॉन्डिंग ऑथर वही होगा जिसको पता होगा कि एथिकल अप्रूवल है या नहीं है। वो कहेंगे कि प्लीज़ कन्वर्ट दीज फिगर्स टू जेपीजी फॉर्मेट, तो करस्पॉन्डिंग ऑथर का काम होगा। फिर वो कहेंगे कि नहीं, द टेबल्स आर नॉट फाइन, प्लीज एडजस्ट देम। तो करस्पॉन्डिंग ऑथर जल्दी से उनको एडजस्ट करके वापस सेंड कर देगा। जितनी जल्दी आप रिव्यू करके वापस भेजते हैं, उतनी जल्दी आपका आर्टिकल पब्लिश होता है। तो करस्पॉन्डिंग ऑथर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बट इसका कुछ ये नहीं डिपेंड करता कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी है। 6th ऑथर भी करस्पॉन्डिंग ऑथर बन सकता है। अच्छा, अब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है। अब आप लोगों ने जो है ना, साथ साथ जब आप अपना क्वेश्चनेयर को डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे, आपके पास टाइम होगा। तो जब टाइम होगा तो आपने अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है। टाइटल दे दिया, कीवर्ड्स लिख लिए। ऑथरशिप को अभी ना भी छेड़े तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा ये होता है कि थोड़ा सा पहले से डिसाइड कर लें, ताकि सब जो है उसके मुताबिक काम करें। पहले हम ये करते होते हैं कि हर बंदा फुल एफर्ट करता है, और लास्ट में हम लोग कंट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं, उसके मुताबिक हम लोग ऑथरशिप खुद ही डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अप टू यू गाइस। देन वी विल मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। व्हाट इज द रिसर्च अबाउट,
पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। फिर आपने ट्रेंड्स बताने हैं कि स्टैटिस्टिक्स के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्यों आपका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के बारे में। फिर आपने बताना है कि इंटरनेशनली और नेशनली इस पे रिसर्चेस कोई कोई हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी और क्या क्या हो चुकी हैं। और फिर आपने बताना है कि अगर इतनी सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, इतना स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, तो व्हाई डिड यू डिसाइड टू डू दिस रिसर्च। 4 पैराग्राफ्स। ठीक है, पहले इंट्रोड्यूस, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्चेस एंड योर रैशनल और व्हाट इज योर रिसर्च गैप। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसमें आपके अराउंड 8 to 13 रेफरेंसेस होने चाहिए और विद इन 5 ईयर्स की स्टडीज होनी चाहिए। ठीक है, विद इन 5 ईयर्स के आप लोग किस तरह चूज करते हो, इस तरह करते हो आप, सिंपल जाओ पबमेड पे। मैं यहाँ लिखती हूँ एनीमिया। इसमें अब आपको ये नहीं जरूरत करने की कि क्रॉस सेक्शनल ही हो, आप इवन सिस्टमेटिक रिव्यूज को भी डाल सकते हो, कोई रिपोर्ट को भी डाल सकते हो। इधर से इसको मार्कर को हिलाना है, इधर लेके आना है, इसको मैं ले आऊंगी 2020 पे। तो इस इवन उसने 50,000 रिसर्चेस दे दिए। ठीक है, तो इनमें मैं आराम से इनमें से अपने जो मेरे 25 के करीब रेफरेंसेस होने चाहिए वो मैं डाल लूंगी। क्रॉस सेक्शनल डाल देती हूँ मैं, अगर मेरा दिल कर रहा है। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं क्रॉस सेक्शनल की, यू कैन इवन ऐड सिस्टमैटिक रिव्यूज विद इन 5 ईयर्स, लेकिन होने चाहिए। अब 2020 आपने सेट करना है। ठीक है, इनको मैं डालती जाऊंगी और इसको मैं, एक सेकंड सॉरी। रेफरेंसेस डाल लूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारा पीछे चीज़ें थी, कीवर्ड्स भी हो गए, टाइटल हो गया, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, ट्रेंड्स और कहाँ से आप लोग देखोगे। कुछ लोग ये इवन करते होते हैं कि जो उन्होंने 5 आर्टिकल्स अपने रीड किए होते हैं ना अपने पेरेंट आर्टिकल के, उसी के इंट्रोडक्शन, उनके सबके इंट्रोडक्शन और उनकी सारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनको मिला के लिख लेते हैं। ऑफ कोर्स जिस बंदे ने पब्लिश कराया अपना आर्टिकल, उसने भी तो एफर्ट तो की होगी, कहाँ बहुत ज़्यादा जगहों से पढ़ा होगा। तो उन्हीं का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे पेरेंट आर्टिकल ने किस तरह इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके मुताबिक लिख लेते हैं। और वो आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है, इसका मतलब है कि वो एक वैलिड ऑथेंटिक आर्टिकल है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स और रैशनल जो है इनको बताने की इतनी खास आप लोगों को जरूरत नहीं है, वैसे साइनॉप्सिस के लिए इंपॉर्टेंट है। साइनॉप्सिस का पर्पस क्या होता है, साइनॉप्सिस लाइक अ ब्लूप्रिंट। जब आप कहीं भी एथिकल अप्रूवल लेना चाहते हो, आपको यू नीड टू प्रेजेंट योर साइनॉप्सिस। ठीक है, रैशनल आपने मेंशन करना है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस रिसर्च, कि इट इज एसेंशियल टू डिटरमिन दिस एंड दैट। ऑब्जेक्टिव्स आपने स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन बताना होता है कि मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखा, इनके बीच में रिलेशनशिप देखा, और फिर मैंने उनके बीच में कंपैरिजन देख लिया। मोस्टली ये लोग छोड़ देते होते हैं एट द एंड, ऑब्जेक्टिव्स बाद में भी लिख लेते होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो अब आप लोगों की है ना, एक तो ऊपर वाली चीजें तो सारी बेसिक ही हैं, इंट्रोडक्शन भी, कीवर्ड्स भी, उनमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। जो सबसे कंफ्यूजन चीज आ जाती है ना, दैट इज द ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ऑपरेशनल डेफिनेशन इज नॉट अ सिंपल डेफिनेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं लिख दूं यहाँ नेफ्रोपैथी और मैं उसको डिफाइन कर दूं कि नेफ्रोपैथी इज अ डिजीज ऑफ नेफ्रॉन्स। ओके, ऐसी टर्मिनोलॉजी जो पाकिस्तानी बंदा कोई पढ़े तो उसको एक डिफरेंट चीज समझ आए, एक अमेरिकन पढ़े तो उसको डिफरेंट समझ आए, एक इस्लामाबाद का बंदा पढ़े तो उसको डिफरेंट चीज समझ आए, और कराची का पढ़े तो उसको डिफरेंट समझ आए। दोज थिंग्स नीड ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो ज़्यादातर हम लोग अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज, अपने क्वेश्चनेयर्स, अपनी स्कोरिंग्स, उनको यहाँ मेंशन करते हैं, अपनी कट ऑफ वैल्यूज, अपनी स्कोरिंग्स। स्कोरिंग ऑफ योर क्वेश्चनेयर, कोई लैब वैल्यू है, कोई कट ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे कि पाकिस्तान में एक वुमेन इज एनेमिक व्हेन शी हैज एचबी लोअर देन 10, बट इन अमेरिका इट इज एज लोअर देन 12। ठीक है, तो यू नीड टू मेंशन दैट, दैट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। अब बॉडी मास इंडेक्स जो है वो मैं नीचे यहाँ मेंशन कर दूँ, बीएमआई के सारे लेवल्स में कहूँ कि ये हमारे लेवल्स हैं। एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो की मेंशन हुआ है, मैं इसकी लैब वैल्यू मेंशन कर दूँ कि हम लोग ये कट ऑफ यूज कर रहे हैं। अगेन, वंस अगेन मैं ये बता दूंगी कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी मैंने किन पेशेंट्स को लेबल किया, क्या जिनकी लैब वैल्यूज में आ गया था, जो भी चीज़ें थी। ठीक है, ये मैंने शो करना है। और एल्ब्यूमिन यूरिया की लैब वैल्यू क्या है, प्रोटीन यूरिया की लैब वैल्यू क्या ले रही हूँ, जीएफआर की लैब वैल्यू क्या ले रही हूँ, लैब वैल्यूज, क्वेश्चनेयर की स्कोरिंग्स, जो लोग नॉलेज एटीट्यूड वाली रिसर्च करते हैं तो उनकी नॉलेज एटीट्यूड की स्कोरिंग्स, जो भी चीज़ें हैं आपके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज, आपकी कट ऑफ स्कोरिंग्स जो चेंज होंगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू हैव टू मेंशन दैट। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने देखनी है, और हर आर्टिकल ने ये अपनी चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं अपने मेथडोलॉजी में। फिर हमारे पास आ जाता है स्टडी डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल आपने मेंशन करना है, स्टडी सेटिंग, कहाँ से डाटा किया आप लोगों ने,
डाटा कहाँ से लिया, स्टडी सेटिंग बता दी हमने, स्टडी पॉपुलेशन कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टडी ड्यूरेशन, सैंपल साइज का मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ किस तरह कैलकुलेट करना है। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप लोग देख लोगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, एक तो ये सैंपल साइज अब रहता है हमारा, और दूसरा है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। एक मिनट देख लो कुछ हो रहा है तो नहीं क्या, नहीं। अच्छा, अब सैंपल साइज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को देख लेते हैं, फिर एंड पे एक दफा रिवाइज भी कर लेंगे। इट्स नॉट हार्ड टू राइट अ साइनॉप्सिस, बट साइनॉप्सिस नीड टू बी रिटन गुड, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी जो चीजें हैं ना, ये फिर आपको आगे हेल्प करेंगी इन योर आर्टिकल राइटिंग। इंक्लूजन क्राइटेरिया ये होता है कि आप बताते हो कि आपने किन लोगों से डाटा कलेक्ट किया। तो जब आपने अपनी लिटरेचर रिव्यू प्रॉपर किया होता है, जितनी आप एफर्ट अपनी रिसर्च पे डालोगे उतनी आपकी रिसर्च अच्छी होगी। कुछ लोगों को होता है कि यार नहीं, बस एक हफ्ते में मैं करूँ, बस जल्दी से कंप्लीट करके सबमिट कराऊँ। तो जितना फास्ट करने की कोशिश करोगे उतना उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, बहुत लेट नहीं करना चाहिए, 6 महीने इतना नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन यू नीड टू पुट सम एफर्ट, ओके। तो हर आर्टिकल ने अपने इंक्लूजन क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ होता है। तो आपने जो 5 आर्टिकल, जो इवन 6, जब ज्यादा लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने किन लोगों से डाटा कलेक्ट किया। जैसे इन्होंने कहा कि हमने उन लोगों से डाटा कलेक्ट किया जिनका जीएफआर था इतने से इतने एमएल, उनका ये क्रेटिनिन रेशो था। तो अगर एक मैं नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मेरे लिए मुश्किल था इतना खूबसूरत सा एक इंक्लूजन क्राइटेरिया लिखना। लेकिन जब मैंने लिटरेचर रिव्यू किया, मैंने देखा कि यार अच्छा, इन्होंने ये चीज़ें चेक की थी, तो दिस मेड माई रिसर्च मोर नाइसर, मोर साइंटिफिक, मोर आई वुड से कि मोर नॉलेजेबल। तो उसमें जो है ना, उनको पता लगेगा एडिटर को भी कि यार इस बंदे को पता है इस चीज़ों के बारे में। तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो ले रहे थे पहले इस इनहिबिटर्स फॉर एटलीस्ट 4 वीक बिफोर स्क्रीनिंग, उनको हमने चूज किया। उन्होंने कहा ठीक है, दैट इज गुड। इस तरह करके आपने जब अपना पेरेंट आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसकी मेथोडोलॉजी से ना, जैसे एक मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैं खुद यही करती थी कि जब अपना आर्टिकल 5 आर्टिकल्स पढ़ी होती थी ना, मैं इस तरह करके जो चीज़ें आती जाती थी ना, कि जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने इतने अडल्ट्स लिए, कि हमने एनीमिया को इस तरह क्लासिफाई किया, इंसोम्निया हमने इस तरह चेक किया, ये चीज़ें चेक की, मैं इनको अपने पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखती जाती थी, ताकि इट विल हेल्प मी लेटर ऑन इन राइटिंग माई आर्टिकल। इंक्लूजन क्राइटेरिया आपका अपना होता है कि आप किन लोगों से डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन पेरेंट आर्टिकल और डिफरेंट आर्टिकल्स की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि वो आपको हेल्प करते हैं कि उन्होंने किस तरह का डाटा सेट लिया। तो अगर आपके लिए आसान है तो आप उनकी तरह ले सकते हो और उनकी चीज़ों को कॉपी कर सकते हो। इट विल हेल्प यू टू डिसाइड विच पॉपुलेशन टू अप्रोच जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इसी के अंदर से निकलता है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये होता है कि ये जो लोग ये क्राइटेरिया क्लासिफाई कर रहे थे, क्या जब आप इनके पास गए तो उनमें से कोई ऐसे लोग थे जिनसे आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सके थे। जैसे कि कुछ लोग मेडिकल स्टूडेंट्स की रिसर्चेस पे करते हैं, तो उन पे वो लिखते हैं कि हमने मेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स को से डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये होगा कि जब आप उन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के पास गए, क्या उनमें से कोई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने से आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सके। मतलब इंक्लूजन के अंदर से आपने बताना है, तो आप कहोगे कि हाँ, वो लोग जो कंसेंट नहीं दे रहे थे, जिनका लैंग्वेज गैप था, नॉन कंप्लायंट थे, कोई इमरजेंसी में थे, कोई इमरजेंसी प्रोसीजर हो रहा था, तो फिर उनसे मैं डाटा कलेक्ट नहीं कर सका। या फिर जो एब्सेंट थे, जैसे उन्होंने ये कहा है कि ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन अगर उनको कोई और डिजीज है साथ तो हम उनसे डाटा नहीं लेंगे। दैट इज एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया। तो जो थोड़ी सी पेशेंट ओरिएंटेड रिसर्चेस हो जाती है ना, उनमें आपको अच्छा होता है कि आप जितना अच्छा लिटरेचर रिव्यू करो उसमें वो आपको हेल्प करता है। अब ये चीज़ों का एक नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट को इतना नहीं पता होगा कि यार ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट कर सकती हैं इनको लेवल्स को। तो ये आपको हेल्प करता है। जब लिटरेचर रिव्यू जितना अच्छा स्ट्रांग होता है उतना आपकी आर्टिकल स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अब हमारी मेन चीज़ें हो गई हैं। सैंपल साइज हमारा रह गया। एक मिनट। सैंपल साइज के दो फार्मूलाज हैं। एक ये फार्मूला है Z²P1/-P/E²। और एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं ओपन ईपीआई कैलकुलेटर। ये वाला फॉर्मूला जो है, ये तब यूज हम करते हैं जब हमारी रिसर्च में थोड़ा सा हम बहुत ओपन रिसर्च कर रहे होते हैं। जैसे कि पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान की रिसर्च देख रहे हैं, प्रिवेलेंस देख रहे हैं, पूरी दुनिया की प्रिवेलेंस देख रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। क्योंकि दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन साइज। चाहे आपकी पॉपुलेशन 1 मिलियन हो, 1 लाख हो, जितनी भी हो, ये एक खास लेवल ऑफ पेशेंट्स आपको देगा ये वाला फॉर्मूला। क्योंकि ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये पी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। जेड की वैल्यू 1.96 होती है, दैट इज 95% कॉन्फिडेंस। ई की वैल्यू फिक्स होती है 0.05।
ये आपको हर जगह यही मिल जाएगी, कहीं भी आप गूगल करोगे ना कि जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आपको कहेगा 95% कॉन्फिडेंस के लिए 1.96। और सारे जर्नल जो होते हैं ना 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ही एक्सेप्ट करते हैं, उसके अंदर हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ई मीन्स 95% आप कॉन्फिडेंट है तो कितना एरर का चांस है 5%। ये दोनों चीजें फिक्स हो गई। पी वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है। तो पी वैल्यू आप किस तरह ढूंढते हो? आप अपना पेरेंट आर्टिकल ओपन करते हो, हैविंग द सेम स्टडी डिजाइन, सेम पॉपुलेशन, सेम ऑब्जेक्टिव्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, और वहां से पी वैल्यू लेते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ इस आर्टिकल की पी वैल्यू क्या होगी। एनीमिया इन इंसोम्निया क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। मैं इसके रिजल्ट्स में जाऊंगी। पहले मैं देख लूंगी कि कितने लोगों पे इसने रिसर्च की हुई है, मैं कहूँगी ओके दैट्स फाइन। अब मैं इसके मेन आर्टिकल में जाती हूँ। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट या मोस्ट प्रिवेलेंट रिजल्ट जो होगा ना, वो हमने चूज करना है। एनीमिया इंसोम्निया है, तो हमने देखना है कि इनके बीच में जो रिलेशन आ रहा है ना, वो हमारा पी वैल्यू होगी, वही परसेंटेज हमने पिक करनी है। एक मिनट, ओके रिजल्ट्स आ गए। Approximately 4.3% of the population was defined to have anemia and 15% had insomnia. Among participants in insomnia, they were इन्होंने इस तरह करके बता दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने एनीमिया के साथ कंपैरिजन नहीं किया। एनीमिया। Hmm. Individuals with anemia had a higher prevalence of insomnia relative to those without anemia। तो कितनी इंसोम्निया की प्रिवेलेंस आई है जिनके अंदर एनीमिया थी? दैट इज 15.2%। और हमारी रिसर्च का टॉपिक क्या है? एनीमिया एंड इंसोम्निया। तो ये जो रिसर्च है ये हमारी पी वैल्यू बनी है 15.2%। आप लोगों से कोई ये पूछेगा नहीं वैसे भी कि अगर आप बता देते हो ना कि हमने इस आर्टिकल से पी वैल्यू निकाली है, तो आपसे ये कोई पूछेगा नहीं कि आपने 15.2 क्यों ली, किसने कोई कहेगा कि 10 क्यों नहीं ली। तो वैसे आपने अपने तरीके से आपने क्लियर रखना होता है कि थोड़ा सा आपके पास एक रीजन हो कि क्योंकि रिसर्च जो है एनीमिया और इंसोम्निया के बीच में रिलेशन है, तो मैंने वो परसेंटेज लिया है जो एनीमिया और इंसोम्निया को रिलेट कर रही है। तो 15.2% हमारी बन गई है बी वैल्यू। एक मिनट, मैं कहाँ थी, इधर थी। तो हम लोग वैल्यूज डालेंगे। जेड की जगह 1.96, ई की जगह 0.05, पी की जगह हम डाल देंगे 0.15, 15.6 को कन्वर्ट कर देंगे, और फिर 1 - पी यानी 1 - 0.15। तो ये आप लोगों का कोई बन जाता है राउंड अबाउट। लेट मी चेक, इधर से कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं हम लोग। इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अच्छा ये है कि आप लोग एक दफा खुद प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे ही फिर से ना हर सीनियर्स के पास जा जाके कह रहे होते हैं कि हमें भाई कैलकुलेट कर दें। और जबकि चीज़ इतनी फजूल सी है कि कुछ भी इसमें वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है कि किस तरह सैम्पल साइज कैलकुलेट हुआ है। दूसरा भी मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ, तो फिर आप लोगों का बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया 1.96, 0.15 इंटू डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारे, तो इनका सैंपल साइज हमारे पास आ गया है 195, ठीक है। अगर इतनी प्रिवेलेंस है तो उसने कहा है कि आपका सैंपल साइज 195 है। लेकिन जितना ज्यादा सैंपल साइज होता है दैट इज गुड। अब देखें 195 हमारा सैंपल साइज आ रहा है, लेकिन इन्होंने कितने रिसर्च की हुई है? एक मिनट, कहाँ गए हम लोग, सॉरी, 12,000 पे, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ पब्लिकेशन मोर एंड मोर। जितने ज्यादा आपके पास ज्यादा सैंपल साइज होता है, इट इज अ गुड थिंग टू हैव अ मोर सैंपल साइज। और अगर तो आप प्रिवेलेंस ढूंढ रहे हैं, प्रिवेलेंस में तो 1,000 से नीचे सैंपल साइज हो ही नहीं सकता। तो आपने प्रिवेलेंस नहीं यूज करना वर्ड, आप लोगों ने अगर तो आप लोग कर रहे हो तो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी, रिलेशनशिप, एसोसिएशन, ये वाले वर्ड यूज करने हैं। प्रिवेलेंस का मतलब ये होता है कि मैं पूरी चीज से कह सकता हूँ कि इस जगह पे इतने लोगों को ये सब कुछ है, तो उस इतना जस्टिफाई करने के लिए आपको पॉपुलेशन सैंपल साइज बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। दिस वाज वन मेथड, ठीक है। अगला मेथड मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज द ओपन एपीआई। ये आसान है। और अगर आप ऐसी रिसर्च कर रहे हो जिसमें आप अपना सैंपल साइज छोटा रखना चाहते हो, सैंपल साइज में जाना है, प्रोपोर्शन में, एंटर डेटा। वो कहता है आपकी पॉपुलेशन साइज कितनी है। तो अगर तो मैं डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि मेरे वार्ड में डायबिटिक पेशेंट्स हैं अराउंड आई कैन से 10, ठीक है।
और 10 पेशेंट्स हैं डायबिटिक, और जो चेंज हो जाते हैं हर हफ्ते में 2 दफ़ा, मतलब एक पेशेंट डिस्चार्ज होता है, दूसरा आ जाता है, तकरीबन 2 दफ़ा। तो हफ्ते में मेरे पास कितनी एक्सेस होगी? 20 पेशेंट्स की। महीने में मेरे पास कितनी होगी? अराउंड 80 पेशेंट्स की। तो मैं कहती हूँ कि मेरी पॉपुलेशन साइज है 100। तो वो कहता है कि 95% कॉन्फिडेंस के साथ आपको 80 लोगों से डाटा लेना चाहिए, ठीक है, अगर आपकी पॉपुलेशन है 100। लेकिन फिर भी हम लोग ये करते होते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन साइज 100 नहीं रखते, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग 100 से ज़्यादा सैंपल साइज कलेक्ट करें, इवन फॉर पेशेंट ओरिएंटेड रिसर्चेस। क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ महीना क्यों डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो जब आप आर्टिकल पब्लिश कराते हैं ना, वो कहते हैं कि मिनिमम आपको डाटा कलेक्शन करनी चाहिए 6 महीने की। तो अगर हमारे महीने के 100 आ रहे हैं, तो 6 मंथ्स के कितने होंगे? 600 कर लेते हैं। तो दैट इज 235। ये मैं चीजें वो आपको बता रही हूँ जो आप लोगों को लाइक फॉर लाइफ होंगी। ऑफ कोर्स अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग 6 महीने डाटा कलेक्ट करें, लेकिन जब आप लोग रेजिडेंट्स बन गए होगे, स्पेशलिस्ट हो गए, जो भी हो गए, तो आप लोगों को अच्छा ये है कि आप थोड़ा सा टाइम दो अपने डाटा कलेक्शन को। 5-6 रिसर्चेज एक साथ स्टार्ट करो, और सारों के टाइम डाटा को टाइम दो कलेक्ट होने के लिए। फिर 6 रिसर्चेज का डाटा एक साथ जमा होगा, तब तक आप उसके आर्टिकल राइटिंग करोगे, तब तक आपकी दूसरी डाटा कलेक्शन चल रही होगी। जो लोग फास्ट रिसर्चेस करते हैं ना, उनका यही फास्ट होता है कि जब तक वो दूसरों के आर्टिकल्स कंप्लीट कर रहे होते हैं, जो अपने पुराने वाले रिसर्चेस के, तब तक एक न्यू उनकी डाटा कलेक्शन चल रही होती है। तो दिस इज द वेज टू डू इट। तो 235 तक वो कहते हैं कि आपके पेशेंट्स होने चाहिए, अगर तो आप 6 महीने की डाटा कलेक्शन करते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं सिर्फ महीने की कर सकता हूँ, तो ठीक है, फिर आप 100 रखो, या 100 ना करो तो 150। 109 पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट कर लो, दिस इज ऑल्सो जस्टिफाइबल, देर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। इवन कुछ आगे लोग एनेस्थीसिया के ऊपर करते हैं कि कितनी सर्जरीज हो रही हैं, तो आप कहते हो दिन में होती हैं 3 सर्जरीज, तो हफ्ते में कितनी होंगी? 21। तो महीने में कितनी होंगी? वही 100 के करीब या 80 आ जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग उसके मुताबिक ओपन ईपीआई को यूज कर सकते हो जब आपकी पॉपुलेशन छोटी है। एक दफा हम लोग फिर से समराइज कर देते हैं, फिर ताकि हम लोग आखिर में आप लोग फिर से क्वेश्चन आप लोगों के देख लूंगी। टॉपिक जो है आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। फैंसी टाइप टॉपिक हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि टॉपिक में डिफाइन हो रहा हो कि व्हाट इट इज, किसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च डिजाइन कौन सा है। कीवर्ड्स आप लोगों ने अपने ढूंढने हैं आपस में डिस्कस करके, जिस तरह भी करके 6 कीवर्ड्स होने चाहिए। ऑथर्स लिस्ट को ना छेड़े। अभी इंट्रोडक्शन एक बंदा लिखेगा, एक बंदा जो है 2 लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप लोगों के ग्रुप में से। एक जो बंदा है वो मेथडोलॉजी लिखेगा, जिसमें ये रैशनल, ऑब्जेक्टिव्स और ऑपरेशनल डेफिनेशन आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड पर्सन जो है वो ये काम करे, थर्ड नहीं, चौथा बंदा जो है वो इन चीज़ों को फिल करेगा, सैंपल साइज और इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को। और फिफ्थ जो है दैट दैट विल डू द, अगर जो छोटी छोटी अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उनको कंप्लीट करेगा, टॉपिक को, ऑथर्स लिस्ट को, उन चीज़ों को एडजस्ट कर देगा। सो दिस वाज इट। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है आप लोग मुझे बताओ, ये मैं टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, अभी ही शेयर कर देती हूँ, आई गेस। और दूसरी भी चेंज कर देती हूँ आपके साथ, ये वाली अपनी प्रेजेंटेशन भी। सॉरी, एक, चलें ठीक है, बाद में कर लेंगे हम लोग। अच्छा, अब आप लोग मुझे अपने क्वेश्चन बताते जाओ, तब तक मैं इसी को लगा लेती हूँ। एक सेकेंड। अच्छा, इंक्लूजन क्राइटेरिया का आपको बता दिया था। पी वैल्यू इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ पीपल वी रिसर्च ऑन, नो, द पी वैल्यू इज बेस्ड ऑन के आप लोगों का, के जो पेरेंट आर्टिकल है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको कहते होते हैं प्रिवेलेंट वैल्यू या प्रोपोर्शनेट वैल्यू भी इसको कहते हैं। पी इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन से नहीं निकला हुआ है। पी इज फॉर प्रोपोर्शनेट, लाइक हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल हैड दैट डिजीज, उससे निकला है, ठीक है। अगर आपकी मतलब कि कितनी आपकी उस पॉपुलेशन में कितनी कितनी प्रिवेलेंस है इस चीज की, पी इज फ्रॉम दैट।
अगर हम एनीमिया इंसोम्निया पे करें तो हमने देखा कि इनके बीच में कितना रिलेशन है, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है। अगर हम कहते हैं कि ओबिसिटी पे, तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान की ओबिसिटी की कितनी प्रेवलेंस है, तो मतलब इट्स इन अ वे प्रोपोर्शनेट वैल्यू और द प्रेवलेंस वैल्यू। Yes, you can use different softwares also for sample size calculation. Just you have to make sure कि उसका कोई फॉर्मूला, कोई चीज़ जो है आपने मेंशन की हो। Can we change topic after synopsis approval? Uh, yes, you can change the topic. You can, but इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही ड्रेस्टिकली चेंज हो जाए। बहुत शॉर्ट शॉर्ट सा चेंजेस हो सकते हैं, लाइक जैसे कि वर्डिंग में चेंज हो सकता है। ऐसा ना हो कि पहले एनीमिया और इंसोम्निया का रिलेशन देख रहे हो, फिर एनीमिया और डायबिटीज का देखने लग जाए। इस तरह नहीं हो सकता, वो फिर खराब हो जाएगा, वो फिर आपको चेंज ही करना पड़ेगा। बट यू कैन चेंज द टॉपिक। आर्टिकल सबमिशन की फ़ी नहीं होती फॉर मोस्ट ऑफ द जर्नल्स। अगर तो आप ऐसे जर्नल की तरफ जाना चाह रहे हो जो कि बहुत हाई जर्नल है, लेकिन वो एक छोटे से टॉप आर्टिकल को भी, जो न्यू आर्टिकल है उसको भी एक्सेप्ट कर ले, देन यू हैव टू फी पे फॉर इट। ठीक है, जैसे कि अगर आप का आर्टिकल जो है वो फ्री जर्नल से रिजेक्ट हो जाता है, मतलब देखो फ्री जर्नल में पब्लिश कराना जो है, ऑफ कोर्स एक आपको आर्टिकल आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अगर वहां से रिजेक्ट हो जाता है लेकिन आप फिर भी कहते हो कि मुझे पबमेड इंडेक्स जर्नल में चाहिए, तो फिर जो है यू विल हैव टू पे फॉर इट। ये वाला सीन होता है। क्वेश्चनर स्कोरिंग जो है कहाँ से आप चेक करोगे? आप अपने गूगल से चेक करोगे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चनर फाइनल होता है, जैसे कि इसमें उन्होंने कहा है कि हमने चाइनीज वर्जन ऑफ एथेंस यूज किया है, तो या तो आपके पेरेंट आर्टिकल में इसकी स्कोरिंग गिवन होनी चाहिए, कहीं भी स्कोरिंग से आपकी स्कोरिंग हमेशा ढूंढनी है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आप लोग मुझे बता दो कि अब कौन क्या रह गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो, वरना फिर मैं इसको लॉग आउट करती हूँ, आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ठीक है, साथ साथ काम करो ताकि साथ साथ चीज़ें कंप्लीट होती जाएं और फिर हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। नहीं, लिटरेचर रिव्यू हैंडलिंग आपने इसमें नहीं ऐड करनी होती। क्रॉस सेक्शन स्टडीज में हम लिटरेचर रिव्यू का मेंशन ज़्यादा नहीं करते, वो सिस्टमेटिक रिव्यू में करते हैं। बस दिस वाज इट। अच्छा, बस चलो, बेस्ट हो गया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस, मैं इसको अब स्टॉप करती हूँ शेयरिंग।